एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विजय था। विजय मेहनती, ईमानदार और सच्चे दिल का था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे अपने जीवन में कोई खास सफलता नहीं मिल पाती थी। वह अक्सर सोचता, क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है? गांव के एक कोने में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। लोग कहते थे कि वे भविष्य देख सकते हैं और भाग्य के बारे में बता सकते हैं। एक दिन विजय ने निश्चय किया कि वह संत से अपने जीवन का रहस्य पूछेगा। विजय संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख, शांति और सफलता नहीं है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विजय, भाग्य और कर्म का खेल बड़ा गूढ़ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के अनुसार बदलता है, लेकिन यह समझने के लिए मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुम इसे पूरा कर पाओगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। विजय ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है गुरुजी? संत ने एक छोटा सा बीज विजय को दिया और कहा, इसे खेत में लगाओ, इसे पानी दो और इसकी देखभाल करो। जब यह पेड़ बनेगा और फल देगा, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा। विजय ने बीज को लिया और उसे अपने खेत में लगाया। उसने नियमित रूप से उसे पानी दिया, मिट्टी तैयार की और उसकी हर संभव देखभाल की। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी बीज में कोई अंकुर नहीं फूटा। विजय निराश हो गया। उसने सोचा, शायद यही मेरे भाग्य में है। लेकिन फिर भी उसने बीज की देखभाल बंद नहीं की। उसे संत के शब्द याद थे, जब पेड़ बनेगा और फल देगा तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। क्या विजय को अपने भाग्य का उत्तर मिलेगा? क्या बीज अंकुरित होगा? जानने के लिए देखें भाग 2। विजय ने अपनी मेहनत और धैर्य बनाए रखा। वह हर दिन बीज को पानी देता, मिट्टी को ढीला करता और उम्मीद के साथ देखता कि बीज कब अंकुरित होगा। लेकिन महीनों बीत गए और बीज में कोई हरकत नहीं हुई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। विजय, तुम पागल हो गए हो क्या? एक सूखे बीज को पानी देकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। एक गांव वाले ने हंसते हुए कहा। दूसरे ने कहा, यह तो तुम्हारे भाग्य की कहानी है। जैसे ये बीज सूखा है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी खाली है। लेकिन विजय को संत के शब्दों पर विश्वास था। उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। एक दिन कई महीनों बाद विजय ने देखा कि उस जगह पर जहां उसने बीज लगाया था, वहां से एक नन्हा सा अंकुर बाहर निकला है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने और भी अधिक मेहनत से उस पौधे की देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और एक दिन वह एक मजबूत पेड़ बन गया। लेकिन पेड़ में फल नहीं आए। विजय फिर से संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने बीज को पेड़ बना दिया, लेकिन इसमें फल नहीं है। क्या इसका मतलब है कि मेरा भाग्य अधूरा है? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्य रखो विजय, जो मेहनत तुमने की है उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन याद रखो, भाग्य सिर्फ प्रतीक्षा करने से नहीं बदलता, उसे कर्मों से सींचना पड़ता है। कुछ और महीने बीते। एक दिन विजय ने देखा कि पेड़ पर छोटे छोटे फूल आ गए हैं। फिर उन फूलों से फल निकले। जब फल पूरी तरह से पक गए तो संत ने विजय को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य का उत्तर जानो। विजय ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, मुझे बताइए, क्या मेरा भाग्य पहले से तय था? संत ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। अगर तुमने मेहनत नहीं की होती तो यह पेड़ कभी ना उगता। यह तुम्हारे कर्म का परिणाम है। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से बनता और बदलता है। अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करते रहो तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे अनुसार बदल सकता है। विजय को अब समझ आ गया था कि उसका भाग्य उसी के हाथ में है। उसने संत को धन्यवाद दिया और जीवन में हमेशा मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। शिक्षा, हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता, यह हमारे कर्मों और मेहनत से आकार लेता है। धैर्य और विश्वास के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाग 3। विजय ने संत की शिक्षा को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अब वह हर काम पूरे समर्पण और धैर्य के साथ करता। उसने यह समझ लिया था कि भाग्य कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं है,
बल्कि कर्म का प्रतिबिंब है। कुछ समय बाद विजय के जीवन में एक नया मोड़ आया। गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा, विजय, तुमने जिस पेड़ को इतनी मेहनत से उगाया है, उसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। उसके फल बहुत मीठे हैं और गांव के बाजार में उनकी मांग बढ़ रही है। क्या तुम इसे बेचने की सोच रहे हो? विजय ने सोचा, क्यों ना इस फल को बाजार में बेचकर एक नई शुरुआत की जाए। उसने पेड़ से फल तोड़े और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचना शुरू किया। कुछ ही समय में वह फलों की बिक्री से अच्छी कमाई करने लगा। विजय अब अपनी मेहनत का फल सचमुच महसूस कर रहा था, लेकिन जीवन ने उसे फिर से परखा। एक दिन अचानक गांव में तेज आंधी और बारिश आई। आंधी इतनी प्रचंड थी कि विजय के पेड़ की कई डालियां टूट गईं और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। विजय यह देखकर टूट गया। वह सोचने लगा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? क्या यह फिर से मेरे भाग्य का खेल है? उसी समय संत वहां आए और बोले, विजय, यह समय हार मानने का नहीं है। याद रखो, जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करके ही हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। विजय ने हार नहीं मानी। उसने नई कलम लगाई और कुछ अन्य बीज भी बो दिए। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में वह एक नहीं बल्कि कई पेड़ों का मालिक बन गया। उसके फलों की इतनी अधिक मांग हो गई कि वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। संत ने विजय को बुलाया और कहा, देखो विजय, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाग्य स्थिर नहीं होता। यह तुम्हारे कर्मों, धैर्य और विश्वास पर निर्भर करता है। तुमने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से हर बाधा को पार किया जा सकता है। विजय ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता है कि भाग्य मेरे हाथ में है। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेती हैं। जो लोग मेहनत और धैर्य से काम लेते हैं, वे अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। भाग 4। विजय की मेहनत और सफलता ने उसे गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया था। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ विजय ने अपने फलों के व्यापार को और भी बड़ा बनाने का सपना देखा। उसने निर्णय लिया कि वह न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी अपने फलों को बेचेगा। जब विजय ने अपने व्यापार को गांव से बाहर ले जाने का प्रयास किया तो उसे नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरे गांवों के व्यापारी उसकी राह में रोड़े अटकाने लगे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, विजय के फल खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से अच्छे फल हैं। विजय को यह देखकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने संत की शिक्षा को याद किया और ठान लिया कि वह अपनी सच्चाई और मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। उसने अपनी गुणवत्ता में और सुधार किया और गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी मेहनत की कहानी सुनाई। धीरे धीरे विजय की ईमानदारी और मेहनत लोगों के दिलों को जीतने लगी। विजय ने अपने फलों की ब्रांडिंग की, उन्हें अच्छी तरह से पैक किया और अपने ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाया। अब विजय का व्यापार एक छोटे से गांव तक सीमित नहीं रहा। उसकी पहचान शहरों तक पहुंच गई। एक दिन विजय ने संत से पूछा, गुरुजी, अब मैं समझता हूं कि कर्म और मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन क्या जीवन में सब कुछ मेरे हाथ में है या फिर कुछ चीजें वास्तव में पहले से तय होती हैं? संत ने गहराई से उसकी ओर देखा और कहा, विजय, जीवन दो पहियों पर चलता है, कर्म और समय। कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन समय का पहिया तुम्हें कभी कभी उस दिशा में ले जाएगा जिसे तुम नहीं बदल सकते। लेकिन तुम्हारा कर्म तय करता है कि जब समय का पहिया घूमे तो वह तुम्हें कहां लेकर जाएगा। संत के इन शब्दों ने विजय को और भी अधिक प्रेरित किया। उसने तय किया कि वह अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटेगा। उसने गांव में एक आश्रम खोला जहां वह युवा किसानों और व्यापारियों को खेती और मेहनत का महत्व सिखाने लगा। विजय का जीवन अब न केवल सफलता का बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। वह जानता था कि भाग्य को अपने कर्मों से संवारने का सुख ही सबसे बड़ा है। भाग्य और कर्म के बीच संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। मेहनत और धैर्य से भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन समय के साथ तालमेल बैठाना भी आवश्यक है।
विजय की कहानी यह बताती है कि जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आती है। भाग 5। विजय अब न केवल एक सफल किसान और व्यापारी था, बल्कि गांव के युवाओं का मार्गदर्शक भी बन गया था। उसका आश्रम खेती के नए तरीकों, व्यापार कौशल और जीवन में धैर्य व मेहनत का महत्व सिखाने का केंद्र बन चुका था। लेकिन विजय के जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आनी बाकी थी। एक दिन विजय के खेतों में अचानक एक बीमारी फैल गई। उसकी फसलें तेजी से नष्ट होने लगी। वह खे हताश हो गया। उसने अपने जीवन भर की मेहनत इन खेतों में लगाई थी और अब सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था। गांव के लोग भी परेशान थे, क्योंकि विजय उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। विजय ने संत से मिलने का निर्णय किया। वह संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने जीवन में हर मुश्किल को पार किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। मेरी सारी मेहनत बेकार हो रही है। क्या यह मेरी नियति है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो आंधी भी उसे गिराने की कोशिश करती है। यह समय तुम्हारे धैर्य और ज्ञान की परीक्षा का है। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उठो और इस विपत्ति का समाधान खोजो। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के सैनिकों ने दुश्मन के हाथों हार मान ली। राजा ने सैनिकों से कहा, जब तक आखिरी सांस है तब तक हार नहीं मानी जाती। सैनिकों ने साहस जुटाया और दुश्मन को हराकर विजय प्राप्त की। विजय ने इस कहानी से प्रेरणा ली और ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। नई शुरुआत विजय ने विशेषज्ञों को बुलाकर अपनी फसलों की बीमारी का समाधान खोजा। उसने नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। विजय ने इस अनुभव से सीखा कि चुनौतियां केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सच्चा भाग्य, विजय ने संत से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे अनुभव और सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है। अगर हम हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और मेहनत के साथ खड़े रहें तो भाग्य भी हमारे साथ खड़ा हो जाता है। संत ने प्रसन्न होकर कहा, विजय, तुम्हें अब सच्चे भाग्य का ज्ञान हो गया है। सफलता और असफलता केवल परिस्थितियां हैं। सच्चा भाग्य वह है जो तुम्हारे कर्म और सोच से निर्मित होता है। विजय ने अपनी कहानी से गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उसने गांव को समृद्ध बनाया और अपने ज्ञान से लोगों का भविष्य संवारा। भाग्य पहले से तय नहीं होता। यह हमारे निर्णय, हमारी सोच और हमारे कर्मों का परिणाम होता है। मुश्किलें केवल रास्ता दिखाने और हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भाग 6। विजय अब उम्र दराज हो चुका था। उसने अपने जीवन में संघर्ष, सफलता और ज्ञान का अद्भुत संगम देखा था। उसका नाम अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों और गांवों में भी आदर के साथ लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विजय को यह चिंता सताने लगी कि वह अपनी शिक्षा और अनुभव को आगे किसे सौंपेगा। विजय ने अपने आश्रम के सभी युवाओं को बुलाया और कहा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी जगह ले सके और इस गांव को और अधिक समृद्ध बना सके। लेकिन यह काम आसान नहीं है। मुझे केवल मेहनती नहीं बल्कि धैर्यवान और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। युवाओं में उत्साह जाग उठा। हर कोई विजय का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। विजय ने सभी को एक एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में लगाओ और 1 साल बाद मुझे इसका सबसे अच्छा परिणाम दिखाओ। जिसके पौधे सबसे सुंदर और फलदार होंगे वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी युवाओं ने बीज लेकर अपने अपने खेत में लगाए, लेकिन विजय ने इन बीजों के साथ एक रहस्य छिपा रखा था। वे सभी बीज बंजर थे और कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। 1 साल बीत गया। सभी युवा विजय के पास लौटे। वे अपने साथ हरे भरे पौधे और फलों के झाड़ लेकर आए। हर कोई दावा कर रहा था कि उसका पौधा सबसे अच्छा है, लेकिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, खाली हाथ खड़ा था। उसके पास सिर्फ एक गमला था जिसमें सूखी मिट्टी भरी थी। विजय ने सबकी बात सुनी और अंत में अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से बीज को लगाया, पानी दिया
और उसकी देखभाल की, लेकिन यह कभी अंकुरित नहीं हुआ। मैं सोचता रहा कि मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन मैं झूठ बोलकर आपको प्रभावित नहीं करना चाहता था। विजय मुस्कुराया और अर्जुन को गले लगाते हुए बोला, यही वह गुण है जो मैं ढूंढ रहा था, ईमानदारी। अर्जुन, मैंने जो बीज दिए थे वे बंजर थे, उनसे कुछ भी उग नहीं सकता था। बाकी सबने झूठ बोलकर मुझे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन तुमने सच का साथ दिया। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक हो। अर्जुन ने विजय के मार्गदर्शन में आश्रम और गांव की जिम्मेदारी संभाली। उसने विजय के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए गांव को और अधिक समृद्ध बनाया। विजय ने संतोष के साथ अपने जीवन का अंतिम चरण बिताया, ये जानते हुए कि उसकी शिक्षाएं सुरक्षित हाथों में हैं। विजय ने अर्जुन को यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, याद रखो, भाग्य केवल कर्म और ईमानदारी से बनता है। सच और मेहनत के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसके पक्ष में होता है। विजय की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा भाग्य वही है जो हमारे कर्म, सच्चाई और धैर्य से निर्मित होता है। ये केवल हमें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। भाग 7। विजय ने अर्जुन को अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों के साथ गांव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अर्जुन ने पूरे समर्पण और ईमानदारी से विजय के आदर्शों को अपनाया। उसने गांव में नई योजनाएं शुरू की, नई तकनीकों को अपनाया और गांव की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को भी जीवन के कई बड़े सवालों का सामना करना पड़ा। गांव में एक नई समस्या ने सिर उठाया। एक बड़ी कंपनी गांव के पास की जमीन पर फैक्ट्री लगाना चाहती थी। यह जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ थी, लेकिन कंपनी ने गांव वालों को इसके बदले भारी मुआवजा देने का वादा किया। गांव के कुछ लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। अर्जुन को इस फैसले में गांव का नेतृत्व करना था। वह जानता था कि फैक्ट्री से कुछ समय के लिए पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इससे गांव की खेती और पर्यावरण को स्थायी नुकसान होगा। उसने सोचा, क्या यह मेरे भाग्य की परीक्षा है? क्या विजय गुरुजी होते तो वे क्या करते? अर्जुन ने विजय की दी हुई शिक्षाओं को याद किया। कभी भी सच्चाई और सही रास्ते से समझौता मत करो। केवल दीर्घकालिक भलाई के बारे में सोचो, न कि अल्पकालिक लाभ के बारे में। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह फैसला केवल पैसे का नहीं है, यह हमारी जमीन, हमारी परंपराओं और हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हम अपनी जमीन खो देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचाएंगे? हमें अपनी मेहनत और लगन से ही अपनी समृद्धि बनानी होगी। गांव में कई दिनों तक चर्चा और बहस चलती रही। कुछ लोग अर्जुन के विचारों से सहमत थे, जबकि कुछ ने कहा, यह हमारी किस्मत है कि कंपनी हमें पैसे दे रही है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने धैर्य और समझदारी से सभी को समझाया। उसने गांव वालों को बताया कि उनकी खेती की जमीन ही उनकी असली ताकत है और इसे खोने का मतलब होगा अपनी आत्मनिर्भरता को खो देना। आखिरकार अर्जुन की मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने कंपनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी जमीन को बचाने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव के युवाओं को नई तकनीकों और जैविक खेती के तरीकों की ट्रेनिंग दी। इससे न केवल गांव की उपज बढ़ी, बल्कि आसपास के गांव भी अर्जुन की योजना से प्रेरित हुए। अर्जुन के नेतृत्व में गांव ने अभूतपूर्व प्रगति की। खेती के उत्पाद अब केवल गांव तक सीमित नहीं थे, वे शहरों और विदेशों तक पहुंचने लगे। अर्जुन ने विजय की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन अर्जुन ने एक सपना देखा। उसने विजय को देखा, जो उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। विजय ने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी शिक्षा का सही अर्थ समझा। भाग्य तुम्हारे कर्म और सच्चाई का परिणाम है। तुमने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और ईमानदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है। मेरी विरासत अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है। यह हमारे कर्म, सोच और प्रयासों से बनता है। चुनौतियां आती हैं, लेकिन सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। भाग 8।
अर्जुन ने विजय की शिक्षाओं और अपने अनुभवों से गांव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, लेकिन अब उसका ध्यान अगली पीढ़ी की ओर था। वह जानता था कि समय के साथ नए विचारों और तकनीकों को अपनाना जरूरी है, लेकिन साथ ही अपनी जड़ों और मूल्यों को भी बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों की जीत है जो हमें विजय गुरुजी ने सिखाए थे। अब समय आ गया है कि हमारी नई पीढ़ी इन मूल्यों को अपनाए और गांव को और आगे ले जाए। युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अर्जुन ने गांव में एक युवा शक्ति केंद्र की स्थापना की, जहां खेती, व्यापार और नेतृत्व की शिक्षा दी जाती थी। गांव के युवा अब न केवल खेती कर रहे थे, बल्कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी उपज को बढ़ा रहे थे। उन्होंने डिजिटल माध्यमों का सहारा लेकर अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। इससे गांव की आय बढ़ी और लोग आत्मनिर्भर होने लगे। लेकिन आधुनिक तकनीकों के साथ नई समस्याएं भी आईं। कुछ युवाओं को जल्दी अमीर बनने का लालच सताने लगा। उन्होंने शॉर्टकट अपनाने और बाहरी कंपनियों से जुड़ने की कोशिश की, जो गांव की मूल पहचान के लिए खतरा थी। अर्जुन ने देखा कि कुछ युवा सही राह से भटक रहे हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कई ने उसकी बात नहीं मानी। अर्जुन ने अपनी धैर्य और नेतृत्व क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर गांव की बैठक बुलाई। अर्जुन ने कहा, हम जो भी बनते हैं वह हमारे मूल्यों और हमारी जड़ों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी परंपरा और ईमानदारी को छोड़ देंगे तो हमारी मेहनत और विजय गुरुजी की शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। जल्दी अमीर बनने का सपना देखने वालों को यह समझना होगा कि सच्ची समृद्धि केवल मेहनत और सच्चाई से ही आती है। अर्जुन के शब्दों ने युवाओं को झकझोर दिया। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वापस अर्जुन की राह पर लौट आए। उन्होंने यह वादा किया कि वे आधुनिकता को अपनाएंगे, लेकिन अपने गांव की परंपराओं और मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अर्जुन के नेतृत्व में गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था। नई तकनीकों और पुरानी परंपराओं के सामंजस्य ने इसे समृद्ध और खुशहाल बना दिया था। गांव के लोग आत्मनिर्भर थे और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे थे। अर्जुन ने युवाओं को यह संदेश दिया, भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारे मूल्यों और हमारे फैसलों से बनता है। आधुनिकता को अपनाओ, लेकिन अपने सिद्धांतों और जड़ों को मत भूलो। यही सच्चा भाग्य है। इस कहानी का अंतिम और गहरा संदेश यह है कि हर पीढ़ी को अपने भाग्य का निर्माण करना होता है। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन ही सच्ची समृद्धि और सफलता का रास्ता है। मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में कर्म ही भाग्य को आकार देते हैं। भाग 9। अर्जुन के नेतृत्व में गांव न केवल आत्मनिर्भर बना, बल्कि यह क्षेत्र का सबसे समृद्ध और आदर्श गांव बन गया। अर्जुन की मेहनत, संतुलित दृष्टिकोण और विजय गुरुजी की शिक्षाओं ने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन समय का चक्र चलता रहता है और अर्जुन भी अब बूढ़ा हो चला था। वह जानता था कि उसे भी किसी योग्य उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपनी होगी। अर्जुन ने सोचा, मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो न केवल मेहनती हो, बल्कि सच्चाई, धैर्य और नीतियों के महत्व को भी समझे। गांव का भविष्य अब उस पर निर्भर करेगा। उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें यह बात बताई। अर्जुन ने गांव के योग्य युवाओं के सामने एक परीक्षा रखी। उसने उन्हें एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, तुम सभी को इस नदी के पास अगले 7 दिनों तक डेरा डालना है और इसका पानी पीकर इसे साफ रखना है। यह तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। युवाओं को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि नदी को साफ रखना भला कैसे उत्तराधिकारी बनने की परीक्षा हो सकती है, लेकिन वे अर्जुन के आदेश का पालन करने लगे। अर्जुन ने इस परीक्षा के माध्यम से यह देखना चाहा कि कौन युवा धैर्य और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। 7 दिनों के बाद वह वापस नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा कि अधिकांश युवाओं ने अपने काम में लापरवाही की थी। कुछ ने नदी के पानी को साफ रखा, लेकिन पूरी ईमानदारी से केवल एक युवक सूरज ने अपने काम को अंजाम दिया था। सूरज ने अर्जुन से कहा, गुरुजी, मैंने आपकी शिक्षा को याद रखा और अपनी पूरी मेहनत से
इस नदी को साफ रखने की कोशिश की, लेकिन मैं मानता हूं कि इसे पूरी तरह से साफ नहीं रख सका। अर्जुन ने सूरज की विनम्रता, ईमानदारी और अपने काम के प्रति समर्पण को देखा। उसने कहा, सूरज, तुमने यह परीक्षा केवल नदी के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के लिए दी है। सच्चा नेता वही होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सके और अपने कार्य में पूरी निष्ठा दिखाए। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। सूरज ने अर्जुन के मार्गदर्शन में गांव की जिम्मेदारी संभाली। उसने न केवल अर्जुन की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया बल्कि नए विचार और दृष्टिकोण भी गांव में लाए।